गुड आफ्टरनून बेटा, गुड इवनिंग इनफैक्ट, गुड इवनिंग। बताओ भाई, क्या डाउट्स हैं आपके? गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। डाउट्स बता दो, डाउट। क्योंकि आप लोगों ने कुछ शेयर तो किया नहीं कि डाला है ग्रुप पे। और डाउट कौन से लेने हैं आपके? किस टॉपिक के डाउट लेने हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हैं सर, और एक वो गेम फर्स्ट के भी हैं, ट्रिग्नो के। कॉम्प्लेक्स नंबर के भी हैं, गेम कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी एक्सरसाइज के डाउट हैं बताओ, तो मैं इसको सर करता हूँ। टेक्सचुअल थर्ड और फोर्थ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज तीसरी और चौथी। चलो, आप क्वेश्चन नंबर शेयर करो। बताता हूँ सर। बोलो बेटा। सर टेक्सचुअल थर्ड में एट्थ और नाइन्थ। थर्ड टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यही है ना? सर तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई टू द पावर आयोटा ए, ई टू द पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दे या नहीं दे आपको ये बात पहले से पता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने दिया तभी आपको मालूम है। यूलर फॉर्म तो आपको मालूम ही है। तो ई रेस टू द पावर आयोटा ए क्या हो जाएगा? इंटू ई टू द पावर आयोटा बी इंटू ई टू द पावर आयोटा सी। तो ये आएगा आपका, इट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा, पावर ऐड होगी तो ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी सी किसके एंगल है? ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी ट्रायंगल। के एंगल से। तो ए प्लस बी प्लस सी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? पाई। यस सर। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो गया तो ये हो गया ई रेस टू द पावर आयोटा पाई। ठीक। और इसको कोस पाई माइनस कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे? कॉस पाई प्लस आयोटा आयोटा साइन साइन। पाई माइनस वन। हाँ जी, आपको पता है कि कॉस पाई कॉस 1 होता है और साइन पाई 0 होता है, तो 0, तो आंसर आ गया -1। तो आंसर इज -1। इज दैट क्लियर? यस सर। और बोलिए। सर एक नाइन्थ नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, नाइन्थ क्वेश्चन मैंने क्लास में डी मायोवर थ्योरम बताया था, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी जब कराई थी। सर बताया था कि उसको, नहीं? हाँ सर बता। बताया था। और इवन डाउट सेशन में भी एक बार डिस्कस किया था। आपको अगर डाउट सेशन आप सारे देखे हैं या अटेंड किए हैं तो वहां पर भी डिस्कशन हुआ था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा की पावर n हो जाएगा, जो कि ई रेस टू द पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा, जिसको आप cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख एन सकते थीटा। हैं। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जो रेज करेंगे वो पावर आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। अब इसी बात को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये cos 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ये cos कोस 2 एट थीटा हो जाएगा माइनस ई रेज टू आयोटा। द पावर माइनस आयोटा 2 थीटा होगा। cos 2 theta, cos minus 2 theta is cos theta, and sin minus 2 theta is minus sin 2 theta। तो ये की पावर 4, ये समझ में आया पहला वाला? नहीं समझ में आया तो ना, हाँ नहीं बोलना। cos 2 theta minus iota sin 2 theta is e raised to the power
माइनस आयोटा 2 थीटा, ये समझ में आया कि नहीं? यस ठीक है, ऐसे दूसरा वाला बोलो क्या आएगा? ई रेस टू द पावर आयोटा 4 थीटा थीटा की पावर -5 माइनस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर आयोटा 3 थीटा रेज़ टू 3 थीटा की पावर -2। अगला क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस आयोटा 3 थीटा माइनस आयोटा 3 थीटा की रेज़ पावर टू पावर माइनस -9। 9 अब सिंप्लीफाई करो तो आया e टू द पावर आयोटा टाइम्स -8 थीटा -20 थीटा, और इधर -6 थीटा ऊपर जाके +6 थीटा, और +27 थीटा जाके -27 थीटा, यही आएगा बोलो। यस सर मल्टीप्लाई करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है, और डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो फाइनली e की पावर में क्या आएगा? -28 +6 -26 माइनस 22 29 -49 थीटा। तो यही हो जाएगा तुम्हारा cos ऑफ -49 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -49 थीटा। तो cos -49 थीटा तो cos 49 थीटा ही होता है, क्योंकि cos -x cos x होता है। चौथे क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos सेम होता है, बट साइन नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस आयोटा साइन -49 थीटा तो 49। या इसको डायरेक्टली भी कॉन्जुगेट है ना, इट इज एक्चुअली e टू द पावर आयोटा 49 थीटा का कॉन्जुगेट है। तो यही आंसर है। इज दैट क्लियर? यस सर और कौन सा क्वेश्चन था? सर इसी एक्सरसाइज का 18th भी करा दो। 18th मैंने बेटा एक डाउट सेशन में सेक्शन फार्मूला कराया था, आप लोगों ने देखा था उसको? सर पिनाकल बैच का था। हाँ, डाउट सेशन पिनाकल बैच का था, लेकिन आप लोग को शेयर किया था मैंने। ओके सर। देखा था कि नहीं ये बताओ? सर पिनाकल बैच का नहीं देखा वो वाला। तो देख लेना चाहिए था ना। अगर मैंने आपको शेयर किया तो इसका मतलब है कि आई मीन इट दैट यू शैल वॉच दैट लेक्चर। तो फिर भी नहीं, उसको नहीं देखा था, तो अभी इसको समझाने में मुझे दिक्कत होगी। फिर भी अब मैं करा देता हूँ, फिर भी उसको देख लेना। ओके सर। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा आपको करा देता हूँ, बट आप उसको देख लेना जरूर एक बार। ओके सर। सर इसी वीक का था जो मतलब पिछला डाउट सेशन था वही वाला है? इस वीक का तो कोई डाउट सेशन अभी हुआ नहीं, लास्ट वीक वाला। लास्ट वीक। हाँ, ओके। मतलब जितने भी डाउट सेशंस हैं, जो आपकी बैच के डाउट सेशन है, वो तो आप उसको अटेंड ही किए हो, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। नहीं अटेंड किया तो देख लेना चाहिए, बट इसके अलावा जो एडिशनल डाउट सेशन मैं शेयर करता हूँ वो देख लेना चाहिए। मैंने एक लेक्चर भी शेयर किया था वैसे डाउट सेशन के अलावा। डाउट सेशन में तो क्वेश्चन था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था। एक लेक्चर शेयर किया था जिसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन था, मैंने बोला भी था। तो उसको आप यस लोग सर। सभी लोग देख लेना। तो उसको देख लेना, क्योंकि रिवीजन साइकिल में मैं कराऊंगा, लेकिन अभी से देख लोगे तो सवाल कई सारे निकल जाएंगे आपके। ठीक है, चलो पहले मैं उसको समझा दूं आपको कि सेक्शन फार्मूला क्या है। तो आप हेडिंग दे देंगे सेक्शन फार्मूला, सभी लोग देखो ध्यान से। सेक्शन फार्मूला आपने किया है, ऐसी बात नहीं है, किया है कि नहीं? करा है सर। कहाँ पर किया बताओ? सर 9th में करा था शायद, 7th चैप्टर था। 9th पता नहीं 10th में। टेंथ में किया है सर। तो 10th में किया था। हाँ यार, 10th इतना पुराना बात नहीं है कि आप ऐसे बोलो कि शायद ऐसा चैप्टर था। इट्स वेरी अर्ली,
अभी कुछ महीने पहले ही आप 10 से निकले हो, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो शायद ये पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम में किया होगा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला बेसिकली किसी लाइन सेगमेंट को किसी सर्टेन रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जब डिराइव करूंगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि अच्छा हाँ हाँ ये किया था। ऐसे समझो, सपोज आई हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, I have a line segment AB such that the point A is represented by the complex number Z1 and point B is represented by the complex number Z2. तो कुछ ऐसा है कि this complex number is Z1 and this complex number is Z2. बस आपको थोड़ा सा वेक्टर का आइडिया आना होना चाहिए, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। एंड a complex number Z, a complex number Z denoted by point P divides AB. A is Z1 and B is given by Z2 in ratio M is to N. M is to N internally. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि एक पॉइंट है P, इसी लाइन सेगमेंट AB पर P पॉइंट लाई कर रहा है, जिसका जो हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, और Z पॉइंट जो है या Z नंबर जो है वो A1 AB लाइन सेगमेंट को M/N रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये M है और ये N है, M/N रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि क्लियर कट दिया हुआ है कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू M/N। एग्रीड? Yes, sir. ठीक है, तो AP लेंथ को हम M टाइम्स K लिख सकते हैं और BP को N टाइम्स K लिख सकते हैं। रेशियो M/N है तो M के N के मान सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. AP by M is equal to BP by N is equal to K मान लो, तो AP is M times K, BP is N times K. Anyway, अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें चाहिए Z चाहिए, मतलब हमें OP वेक्टर चाहिए। So you can observe from the diagram that OP vector is equal to OA vector plus AP vector, head to tail addition है। OA vector plus AP vector is equal to OP vector। Clear है? Triangle law of addition। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब एक बात आप ऑब्जर्व करो बेटा कि AP वेक्टर जो है वो कोलिनियर टू AB है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. AP is collinear with AB। इसका मतलब है कि AP वेक्टर डिवाइडेड बाय AP लेंथ इज इक्वल टू AB वेक्टर डिवाइडेड बाय AB लेंथ। मानते हो? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आता है। Yes, sir. तो AP भी यूनिट वेक्टर है इसी लाइन के अलोंग, और AB भी यूनिट वेक्टर है इसी लाइन के अलोंग। तो यूनिट वेक्टर तो इक्वल होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है और कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम है, तो ये दोनों वेक्टर सेम है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. These both are unit vector along AB line, इसलिए दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो अगर मुझे AP वेक्टर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ इट इज AB लेंथ डिवाइडेड बाय AP लेंथ टाइम्स AB वेक्टर। मानते हो नहीं मानते?
अरे भाई हाँ या ना, जब तक आप हाँ नहीं बोलते हो तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अरे इस एपी को उधर ले गए, एपी बाई एपी इंटू एपी। हेलो। अब ए बी क्या है जी, ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, एम प्लस एन इंटू के। और ए पी क्या है, एम इंटू के टाइम्स ए बी। और ए बी वेक्टर कैसे आएगा वो भी देख लो। कैन आई से दैट ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। हेलो। Yes, yes sir. sir. Yes, sir. तो ए बी वेक्टर जो हो जाएगा ओ बी, व्हाट इज ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज Z2 एंड ओ ए वेक्टर इज Z1। तो इट इज ओ बी मतलब Z2 माइनस ओ ए मतलब Z1। ए बी वेक्टर Z2 माइनस Z1 एंड देयरफॉर यहाँ आ जाओ तो ओपी वेक्टर दैट इज जेड इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर मतलब Z1 प्लस ए बी वेक्टर हो गया m प्लस n डिवाइडेड बाय m टाइम्स ए बी वेक्टर। अरे यहाँ पर ए बी नहीं, सॉरी, यहाँ पर आप लोग देखो कुछ बोलते नहीं यार। ओ ए प्लस ए पी होगा ना, ये सर कैसे बोल रहे थे, ओपी इज ओ ए प्लस ए पी है ना, तो ए पी इज, इट इज ओ ए प्लस ए पी की जगह m प्लस n अपॉन m ए बी लिख दिया, ये वाला। और ए बी की जगह यहां से डाल दिया Z2 माइनस Z1। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। Yes, sir. ओह, ये नहीं जी, सब जगह ये सब चल रहा है भाई। एपी वेक्टर एपी बाई एबी है ना, ये गलत है, ये गलत है। हाँ जी देखो, एपी अपॉन एपी अपॉन एपी, एपी अपॉन एपी, ये तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके बाद एपी को उधर ले गए तो एपी बाई एबी होगा ना, एपी लेंथ बाई एबी लेंथ। तो एपी लेंथ ऊपर होगा तो वो तो एम के होगा बेटा ना, और एबी लेंथ होता है एम प्लस एन टाइम्स के, तो एम अपॉन एम प्लस एन होगा, यहाँ पर ये गलत है। तो बिना समझे हुए पूरी तरह से यस नहीं बोलना चाहिए। सर मैं ये तब तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था हाँ हाँ हाँ, क्या क्या, सर, उसी के बारे में सर, उसी पॉइंट पे था, सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा था कोई। नहीं अभी मुझे तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर समझ में आ रही, क्या बोल रहे हो तुम, कि यहाँ तक समझ में आ गया था यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक आ गया था। और इसके बाद वाला ऑब्वियसली जब गलत लिखा होता तो कैसे समझ में आएगा। अभी समझ में हाँ आया कि सर। नहीं, यस सर, अब समझ आ गया। अभी आ गया ना कि एपी उधर गया तो एपी अपॉन एबी है, तो एपी मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो एम के है, और ए बी मतलब एम के और एन के ऐड हो गया, तो ये आ गया। अब इसके बाद आ गया Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय इंटू एम डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एलसीएम ले लो, एम Z1 प्लस एन Z1 प्लस एम Z2 माइनस एम Z1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। क्या कैंसिल हुआ न्यूमरेटर में, आंसर क्या आया, m टाइम्स Z2 प्लस n टाइम्स Z1 अपॉन m प्लस n। अब जरा देखो ये क्या आपने डराइव किया, ये जो Z1 से जो डिस्टेंस है m, वो Z2 में मल्टीप्लाई होती है, और Z2 से डिस्टेंस जो n है वो Z1 में मल्टीप्लाई होती है अपॉन m प्लस n। याद आया सेक्शन फार्मूला,
Yes, sir. आपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक क्लास में किया था वो कुछ ऐसा था, ऐसा कि अगर एक पॉइंट ए है x1 y1, अगर एक पॉइंट बी है x2 y2, और एक पॉइंट P है XY जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P का कोऑर्डिनेट x क्या होता था, m मल्टीप्लाइड बाई x2 n मल्टीप्लाइड बाई x1 m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसे y होता था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखो लेफ्ट वाला राइट में मल्टीप्लाई और राइट वाला लेफ्ट में। जो a से डिस्टेंस है वो b में मल्टीप्लाई होती है, जो b से डिस्टेंस है a में मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड बाय डिस्टेंसेस का सम। तो ये आ गया, ठीक है। और इस पर ये वाला डेरिवेशन इंटरनल डिवीजन का है, इसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन का डेरिवेशन है। कुछ कुछ बातें मैंने उस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करी हुई, उसको दोबारा देख लेना। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, तो नोट कर लिए, इसको हटाओ। Yes, sir. इससे देखो फायदा क्या है, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, एक एक एप्लीकेशन समझो पहले। मान लो एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो अगर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, b वर्टेक्स है z2 और c वर्टेक्स है z3। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। जल्दी बताओ, d, e और f की कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे? d is midpoint of bc, e is midpoint of ca and f is midpoint of ab। सर D की Z2 plus Z3 d का हो जाएगा 1:1 रेशियो है, तो z2 1 into z3 plus 2 1 into z2, तो z2 plus z3 by 2 1 plus 1। और e क्या हो जाएगा, e वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, ये zd है, ये जो आपने लिखा ना इसको आप zd लिख सकते हो। ऐसे ze क्या होगा बोलो बेटा, z3 plus z1 और f क्या हो जाएगा, f zf Z2 plus Z1 z1 plus z2 by 2। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि AD इज अ मीडियन, मानते हो, एंड B इज अ मीडियन, मानते हो, CF भी मीडियन होगा, और ये तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास करती है, आपको पता ही है मीडियंस आर कॉन्करेंट, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड। Centroid. तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रॉयड ऑफ दिस ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रॉयड, हाँ बोलो। Z1 plus Z2 plus Z3 by 3। कैसे इस बात को प्रूव किया, divided by कैसे 3। कैसे आया ये, तो सेंट्रॉयड क्या बोला, रिजल्ट पढ़ा था सर 10th नहीं, सेंट्रॉयड फॉर्मूला था। पहली बात तो एक चीज याद रखो कि पढ़ा था इस बात को भूल जाओ। मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ा था, क्रैम किया था, याद रखा था, ये आप यूज करेंगे, लेकिन जब कोई आंसर पूछेगा तो ये मत बोलना कि सर इसको पढ़ा था, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं बोलूंगा मैंने पढ़ा था, मैं जानता हूँ, तुम भगवान थोड़ी हो भाई, मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो मैथमेटिक्स में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा फंडामेंटल लॉ से, ये नहीं कि ये ऐसा कहीं देखा था, लिखा था, है ना। तो सेंट्रॉयड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, ये तो आपने, ये तो थियरम है, पढ़ा हुआ है आपने, किया हुआ है, इसको आपने प्रूफ किया होगा। अब अगर 2:1 रेशियो है तो एक सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और जरा बताओ क्या आएगा। सेंट्रॉयड का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर GZ है तो कैसे आएगा, ZG मान लो, तो ZG कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, यही होगा ना, 2 टाइम्स ZD प्लस 1 टाइम्स ZA, Z1, ZA मतलब Z1 डिवाइडेड बाई 2 plus 1। तो 2 टाइम्स ZD क्या होगा बेटा,
जेड डी है दिस प्लस दिस बाई Z2 टू plus ट्वाइस, Z3. हाँ जी, तो आ जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस Z1 डिवाइड बाई 3, है ना। तो किसी Sir. पर भरोसा नहीं करना है, किसी इंफॉर्मेशन पर नहीं भरोसा करना है, सब करके देख लो, अपने आप आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड आ गया। कुछ समझ में आ रहा है सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसमें ए पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और बी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, और एक पॉइंट है P जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, such that P divides AB in the ratio λ:1, तो Z क्या होगा, जल्दी बोलो। Lambda Z2 plus Z1 by लैम्डा lambda टाइम्स Z Z2 plus प्लस 1 टाइम्स Z1, लैम्डा Z2 प्लस Z1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। Plus lambda one. plus 1. गॉट इट ना, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. गुड, वेल Yes, डन। sir. तो आई थिंक पलट के देखो, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया बच्चे। जो डाउट, इसको नोट कर लिया, अब इसको मैं हटाऊं, मैं स्लाइड को चेंज करूं, वापस क्वेश्चन में जाऊं? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इफ आई गेट बैक टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, अब हो गया कि नहीं जल्दी बताओ। क्वेश्चन को देखो और बताओ कि अभी भी मुझे कुछ बताना पड़ेगा या हो गया। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? Z2 and Z3, MZ3, M times Z3 plus 1 times Z2 by M plus 1, तो Z1 is equal to M times Z3 plus Z2 divided by M plus 1, यही दिया हुआ है यहाँ पर। नहीं, अच्छा उल्टा दिया हुआ, उल्टा दिया हुआ। 1 raised to m आ जाएगा. हम्म, M Z2. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको आप Z2 के बजाय इसको आप Z3 लिख दो, इसको Z2 कर दो। हाँ, तो MZ2 प्लस 1Z3 बाई M प्लस 1, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि Z1 डिवाइड्स Z लाइन ज्वाइनिंग Z3 Z2 इन द रेशियो M:1, देन Z1, देन द डिस्टेंस, अब यहाँ पूछ रहे हैं देन द डिस्टेंस ऑफ, then the distance of Z1 from the line Z2 and Z3। तो अब मुझे बताओ कि Z1 का डिस्टेंस Z2 Z3 को ज्वाइन करने वाली लाइन से कितना है? तो Z1 lies on line joining Z2 and Z3, and therefore distance of Z1 from this line is 0। हो गया? Yes, sir. और बताओ, और कौन सा डाउट है? क्विक, जल्दी जल्दी बोलो। Textual fourth में sir. कौन सा? टेक्सुअल 4, Textual fourth. टेक्सुअल एक्सरसाइज 4, मतलब है कि इसमें कोई और डाउट नहीं है, ये सारे हो गए आपके। तो टेक्सुअल एक्सरसाइज 4 में क्या डाउट है देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोलो? Sir, एक मिनट. Sir, fifth में का देख please. क्वेश्चन नंबर 5, Yes, sir. और फोर्थ हो गया है।
सभी लोग फोर्थ करके बताओ जरा, तो फोर्थ कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, तो मैं 5 बताता हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन बताओ, आप कर चुके हैं तो आप बोलो फटाफट। किसका हो गया फोर्थ क्वेश्चन? इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन हुआ नहीं था, तुम लोग झूठ मूठ का बोल रहे थे कि हो गया है, और फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब अक्कड़ उक्कड़ करके पूछ रहे हैं आप लोग। हम्म। सर इसको अब Z2 से डिवाइड हाँ कर बोलो, दें। क्या कर दें? Z2 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो सर Z1 बाय Z2 प्लस 1 हो जाएगा। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, जस्ट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम इस इक्वेशन को Z2 से डिवाइड करते हैं गुड गुड। जेड टू से सर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। यस सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आ गया तो तुम्हारा सर जेड कौन वन सा बाई जेड टू प्लस वन प्लस 1 अपॉन जेड वन बाई जेड टू माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू वन। सर हाँ, मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सर डिवीजन में। वेरी वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। जेड वन बाई जेड टू माइनस प्लस वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड वन बाई जेड टू माइनस वन। फैंटास्टिक, आगे बोलो। सर अगर हम Z2 और इनका एलसीएम ले लें सर, मतलब किसका? सर मतलब अगर हम Z2 का एलसीएम लेंगे तो Z1 प्लस 1 हो जाएगा एंड Z1 माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे तो जेड टू सर है। नीचे Z2 से Z2 कट जाएगा सर नीचे। नहीं नहीं, अगर एलसीएम लोगे बेटा तो जेड वन प्लस जेड टू आएगा, यहाँ जेड वन माइनस जेड टू आएगा। यस सर। फिर अब ये यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा तुम भटक रहे हो, बट एनीवे फिर आगे क्या किया, आगे बताओ तो मैं समझ जाऊंगा कि सही रास्ते पे जा रहे हो। एंड आई टेल यू वन थिंग, यू आर वेरी क्लोज टू आंसर। मान लो जेड वन बाई जेड टू, जेड वन और जेड टू का रेशियो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। यस सर। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू है, तो आप बोल रहे हो कि डब्ल्यू प्लस वन का मॉड इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस वन का मॉड। अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये तो मैंने आपको बताया था कि जेड वन माइनस जेड टू का जो मॉड होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन जेड वन जेड टू को रिप्रेजेंट करता है, याद है? यस सर। अगर इस बात को आप समझते हो तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस माइनस वन इज इक्वल मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस वन। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम माइनस वन इज सेम एज फ्रॉम वन। मानते हो कि नहीं मानते, जल्दी बोलो। W का डिस्टेंस जो माइनस वन से है, वही W का डिस्टेंस वन से है। यस सर। तो बेटा जरा समझो कि इसका मतलब क्या है। वन और माइनस वन कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है? आर्गन प्लेन में दिखाओ। वेयर इज वन एंड वेयर इज माइनस वन? रियल एक्सिस पे। रियल रियल एक्सिस पर वन और माइनस वन दोनों देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो?
ये 1 है और ऐसे ये यहाँ पर -1 है, ये -1 है, ये 1 है। कौन सी नंबर्स हैं जिनका 1 और -1 से सेम डिस्टेंस है? Can you identify the complex numbers which are at equal distance from 1 and -1? Bisector? अगर ये -1 को पॉइंट A बोलो और 1 को B बोलो, तो AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ पॉइंट which is it is the locus path which is equidistant from both A and B. मानते हो नहीं मानते? क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है, ये 90 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा, तो ये और ये इक्वल होगा। तो एवरी पॉइंट which is equidistant from A and B will lie on the bisector of AB, perpendicular bisector of AB, और 1 और -1 का perpendicular bisector है imaginary axis। तो इसका मतलब है कि Z is, हाँ, इसका मतलब W is purely imaginary। इसका मतलब है कि W is purely imaginary। इसको W लिया था, Z1 by Z2 is purely imaginary। देख लो, 0 आर प्योरली इमेजिनरी, ये आंसर आ गया तुम्हारा। 0 भी प्योरली इमेजिनरी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, हेलो, समझ में आ गई बात? अब अगर आप ऐसे नहीं जाते तो क्या करते, ये भी समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल तरीका हुआ करने का। अब आ जाओ, एक सेकेंड, इधर देखो, यहीं पे थोड़ा सा मैं हिंट देके बता दे रहा हूँ। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मानते हो? बोलो। Yes, sir. तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा। दो नंबर इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे बेटा। Yes, sir. तो इसको लिख दोगे आप Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1 माइनस Z2 बार। चलेगा? Yes, sir. बार को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? Yes, sir. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, ये आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। चलेगा? Yes, sir. अब मल्टीप्लाई करो, Z1 बार मॉड Z1 का स्क्वायर हो जाएगा, Z2 बार मॉड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार। यही बात आएगी राइट साइड में जाओगे तो आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार। ठीक है? Yes, sir. कुछ कैंसिल हो रहा है? Mod cancel. कैंसिल हो गया? Yes, sir. अब आगे सिंप्लीफाई करोगे, तुम ही करोगे कि मैं करूँ? फिर ये हटा दूं, ये तो नोट कर चुके होंगे, इसको हटा दूं? अरे बोल दो यार, ये तो हटा दो Yes, ना। sir. कर लिया. ठीक है जी, अब ये देखो तुम्हारा यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है? Z2 Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू नेगेटिव, इसको भी इधर लाओ, लेफ्ट में लाओ, इक्वल टू 0 आ जाएगा 2 टाइम्स। देख लो, Z2 Z1 बार Z1 Z2 बार, यहाँ Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार, तो माइनस वाला इधर है, प्लस, तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि Z2 टाइम्स Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Z1 टाइम्स Z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब है कि Z2 बाई Z1 या Z1 बाई Z2, हमें तो Z1 बाई Z2 चाहिए, तो आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसी को, Z2 को उधर ले जाओ, Z2 बार को इधर लाओ, तो Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ z1 बाई z2 आया। यस सर। तो ये आ गया z1 बाई z2 का बार प्लस z1 बाई z2 इज इक्वल टू 0। कोई नंबर उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके क्या आता है, व्हाट इज z प्लस z बार, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आया। यस सर। तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 0। किसी नंबर का रियल पार्ट 0 है प्योरली इमेजिनरी। z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। अब मुझे बताओ कि कौन सा मेथड ज्यादा आसान है। डिवाइडिंग वाला, सेकंड। ज्योमेट्रिक डिवाइड वाला। ज्योमेट्री वाला ज्यादा आसान है, पहले वाला ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एक्चुअली अभी इसलिए आपको उतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि ज्योमेट्रिकली सोचना भी आपको आता नहीं है। वो बहुत आसान है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, और ये वाले में बहुत सारा कैलकुलेशन है। मतलब दोनों आसान है, बट पहले वाला मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है। बट उसके लिए आपको, जब मैंने रिवीजन साइकिल में जब मैं कराऊंगा ना, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। अभी बस थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ बस। और बताओ, और कोई डाउट? हेलो, हेलो। हम्म, सर बोलो। सर इसी एक्सरसाइज का ना 26th क्वेश्चन है, उसके 3 आंसर्स हैं, एक बार वो वाला करा दो। कौन सा 26th 26 कौन सी एक्सरसाइज के बेटा? तो इसी का इसी ही है। एक्सरसाइज सर, उसके 3 आंसर आ गए। इसी का 26, इसके अलावा को बाकी सारे हो गए हैं? 13 सर 19 और 13। बेटा इट वुड बी मच बेटर इफ यू जस्ट टाइप, इफ यू पुट इन चैट बॉक्स, क्योंकि कई बार ना आप लोग के एंड पे जो है वो वॉइस क्लियर नहीं होती है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। 13 बोला है, 13 के अलावा और कौन सा? एक 26 है, उसके सर 3 आंसर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, 13 एंड 26 बोल रहे हैं आप ना। और किसी का होगा तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करो, मैं करते जाऊंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 13 क्वेश्चन देखो। एक बात मैं बता दूं कि इसमें से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी क्वेश्चन विल मेक यू लर्न समथिंग। तो आप बेशक बोलो कि मैं ये बता दो, लेकिन मैं हमेशा शक की निगाह से देखता हूँ कि आपने बीच में किए कि नहीं किए। बट मैं छेड़ूंगा नहीं जब तक कि आप मुझे बोलोगे नहीं, क्योंकि आपको देखो, सीखना आपको है, करना आपको है, कैरियर आपका है, लाइफ आपकी है। ठीक है, आप अगर कोई डाउट को डाइजेस्ट कर जाओगे, मेरे को नहीं बताओगे, नुकसान आपका है। आप बोल दोगे, फायदा आपका है। कोई सवाल नहीं हो रहा है, ये बोलने में हेजिटेशन करोगे, नुकसान आपका है। उस हेजिटेशन से कुछ मिलने जुलने वाला कुछ नहीं है। आपको ये लगता है कि दूसरे लोग क्या करेंगे, दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, ये सब बेवकूफ़ी की बात है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो ये सब आप समझदार हो, आप समझ सकते हो ज़्यादा कि मैं क्या बोलूँ, थोड़े बोलने को ज़्यादा समझना। 13th क्वेश्चन क्या आता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z it is given as sin of alpha प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस अल्फा। बेटा देखो, सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर का एम्पलीट्यूड चाहिए, मॉड चाहिए। मॉड तो वैसे भी निकल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, लेकिन जैसे अगर मैं बोलूँ इसका मॉड क्या बोलोगे? व्हाट इज मॉड जेड? आप बोलोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस 2 कॉस अल्फा। तो ये फाइनली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा। अब अगर जो ट्रिग्नोमेट्री की बात मैंने आपको बताई थी, तो वहां पर मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, कि 1 माइनस कॉस
थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है? एंड 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ये जो पेन है ना, इस ऐसे ये दो फार्मूले को याद रखने का पेन, मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 1 वीक और आपको लेना है, उसके बाद ये पेन आपको नहीं होगा, क्योंकि फिर आप इसको भूल नहीं पाओगे लाइफ में। तो याद है तो अच्छी बात है, याद है तो देखो 1 माइनस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बोलो? 2 × 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा मॉड ऑफ 2 साइन अल्फा बाई 2, दैट इज 2 साइन अल्फा बाई 2। रीजन बीइंग कि साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होगी, साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए हटा दिया मैंने मॉड। ये तो मॉड आया, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बट मॉड पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में। क्या पूछा था? आर्ग्यूमेंट पूछा था। तो यही बात को आप यहाँ यूज करो ना बेटा। सर मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट, एक सेकंड रुक जा बच्चे, रुक जाओ। मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? साइन अल्फा को लिख दो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस आयोटा। 1 माइनस कॉस अल्फा को लिख दो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 sin square alpha by 2. अब कॉमन क्या आएगा बोलो? 2 sin alpha by 2 साइन अल्फा बाई 2, और बचा क्या? कॉस अल्फा बाई 2 cos प्लस alpha by आयोटा 2 साइन plus अल्फा बाई 2। अब देखो, मैंने सिर्फ मॉड निकालने के लिए इतना एफर्ट किया यहाँ पर, इतना सारा एफर्ट मॉड निकालने के लिए, जबकि मॉड और आर्ग्यूमेंट दोनों मिल गया एफर्टलेसली। ये है मॉड जेड और अल्फा बाई 2 आर्ग्यूमेंट जेड है, तो यहाँ से आंसर आ गया। आंसर क्या आया? मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू alpha by 2. आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से कंपेयर, Sin theta. तो अल्फा बाई 2। तो आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ क्या बोल रही थी तुम? सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, tan इनवर्स तो मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन में sin हाँ, अल्फा। एक्चुअली बिना बिना दिमाग लगाए हुए करना हुआ तो वो तो कर ही सकते हैं बेटा ना। tan इनवर्स y बाई एक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि tan इनवर्स y बाई एक्स कब कर सकते हैं? तब कर सकते हैं जब फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अभी हम कैसे क्लेम करेंगे कि फर्स्ट में या फोर्थ में? हालांकि क्लेम कर सकते हैं, यस कैसे बताओ? सर, क्लेम तो नहीं दे सकते। हाँ, क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा इसका, है ना। रियल पार्ट है साइन अल्फा। अब साइन अल्फा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है जिससे हम ये क्लेम कर सके कि साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए हम नहीं कर। ओके सर। और उससे भी जो आंसर लिखोगे, आंसर तो यही आएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, यही आएगा ना। यस सर। ये जो है ना, इसको भी यहाँ से भी आंसर निकाल दो क्या तुम्हारा? सर आ गया था। यहाँ से भी आंसर निकाल दो, ऐसे आएगा। इसके बाद आंसर निकालने के लिए तो थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कुछ इस तरह से। tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 sin square alpha by 2. हाँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पर 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो वो भी आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा बाई 2। फिर आपको ये तो पता ही है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स। तो यहाँ से भी लगेगा अल्फा बाई 2, चलेगा? यस सर। ठीक है। और 13 के बाद अगला क्वेश्चन क्या था जी, जल्दी बोलो। नेक्स्ट डाउट क्या था, किसी ने पोस्ट किया? 23rd 19 26। क्वेश्चन नंबर 19 में जाओ बेटा, 19 एंड 26 देखो। ये 19 है। 19 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो।
Z and omega are two non-real complex numbers, non-zero complex numbers, such that Z omega mod is 1. That is mod Z into mod omega is 1. इसका मतलब है कि mod Z is 1 upon mod omega या mod W, ठीक है. Argument Z minus argument omega कितना दिया होगा? पाई बाई 2. क्या मतलब हुआ इसमें? इसका मतलब क्या हुआ? सर इसके अंदर इसका मतलब हुआ कि ओमेगा का आर्गुमेंट नहीं डाल सकते? हाँ क्या? सर मतलब जैसे ओमेगा का आर्गुमेंट हमें 2 पाई बाई 3 पता है, अगर हम नहीं तो उससे ये ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कहाँ लिखा हुआ बेटा? यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये कहीं लिखा हुआ है? तो नहीं, जब तक नहीं लिखा रहे तब तक हम नहीं मान सकते ना उसमें. तो अब इसके बाद देखो दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि अगर हम मान लें कि लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा. बोलो. यस सर. अब इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो पूछ क्या रहे हैं? पूछ रहे हैं जेड बार इंटू ओमेगा इज इक्वल टू जेड बार इंटू ओमेगा. अब जरा ध्यान से देखो, मान लो कि मॉड जेड आर है, तो अब जेड को क्या लिखेंगे हम? जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा. मानेंगे? एग्री करोगे? यस सर. अच्छा, जेड और ओमेगा को क्या लिखोगे? ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो आर का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/r, और आर्ग्यूमेंट उसका हो गया, एक सेकंड, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट मैंने थीटा लिया था ना, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा चेंज करो बेटा. यहाँ पर थीटा के बजाय लिख दो, पाई बाई 2 प्लस थीटा. ठीक है. 1/r और ए टू द पावर आयोटा थीटा चलेगा? यस सर. ठीक है. अब इसको जरा ध्यान से देखो, इसको, ये है तुम्हारा r इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा. चलेगा? यस सर. अरे अरे, ए टू द पावर x इंटू ए टू द पावर y इज इक्वल टू ए टू द पावर x प्लस वाई. तो x प्लस वाई है तो उसको फैक्टर में ब्रेक कर दिया. चलेगा कि नहीं? यस सर. ओके, थैंक यू. अब जेड बार चाहिए तुम्हें जेड बार चाहिए, तो जरा जेड बार बताओ क्या होगा? व्हाट इज जेड बार? जल्दी बोलो. कॉन्जुगेट करने पर मैग्नीट्यूड तो चेंज होता नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो आर ही रहेगा. आर्ग्यूमेंट ये क्या है? ये व्हाट इज ई की पावर आयोटा पाई बाई 2? cos pi by 2 0 प्लस आयोटा sin pi by 2, sin pi by 2 is 1 आयोटा. तो ये वाला तो आयोटा है, ये नंबर आयोटा है, आयोटा. तो मैंने इसको लिखा, इसी को लिख दिया r इंटू आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा है ये. हाँ जी, अब बोलो. इसी का कंजुगेट ले रहे हो तो r तो r ही रहेगा. आयोटा का कंजुगेट क्या होगा? माइनस आयोटा. और ई की पावर आयोटा थीटा का कंजुगेट क्या होगा बेटा? ए के पावर आयोटा थीटा का कंजुगेट लेने पे एंगल नेगेटिव हो जाता है, तो e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा. चलेगा? यस सर. अरे e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर आयोटा थीटा का बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. इसी को लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा थीटा. एनीवे, ये जेड बार है और ये डब्ल्यू. हमें इन दोनों का क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए ना.
जेड बार और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, आर इंटू माइनस आयोटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इंटू 1/r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो आर और 1/r कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस आयोटा इंटू ई की पावर 0, 1 तो माइनस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा। एनी डाउट? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। आगे बोलो, आगे। सर 23rd। 23rd एंड 19 के बाद 23rd था, और 23rd के बाद 29 था, और भी कोई था, 26 भी था क्या? 26 था। यस सर 26। ये है तुम्हारा 23rd भी देखो, 26 भी देखो। ये 23वां, ये 26वां। 23rd क्या है? z माइनस आयटा बाई z प्लस आयटा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन z इंटू z बार इज, अब क्या करें? z माइनस आयटा अपॉन z प्लस आयटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट उसका रेसिप्रोकल हो जाए, उसका नेगेटिव हो जाएगा? बोलो, प्योरली यस सर। इमेजिनरी नंबर की खासियत क्या होती है? प्योरली इमेजिनरी नंबर की खासियत होती है कि उसका कॉन्जुगेट उसका रेसिप्रोकल होता है। वो वाई आयोटा है तो कॉन्जुगेट माइनस नहीं, उसका नेगेटिव होता है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले तो आप ये देख लो कि क्या चाहिए तुम्हें। तो आपको चाहिए जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार होता क्या है? मॉड जेड का होल स्क्वायर। यस सर। मॉड जेड का होल स्क्वायर के लिए आपको मॉड जेड चाहिए। मॉड जेड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, या इसका रूट चाहिए, अगर जेड को आप एक्स प्लस आइटा वाई मानते हो तो चाहे आप जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान करके सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, और ना मान करके सॉल्व करो तो भी आ जाएगा। तो मैंने बोला कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा, मैं एक्स प्लस आइटा वाई पुट करने नहीं जा रहा। तो मेरे को मिलेगा जेड माइनस आइटा अपॉन जेड प्लस आइटा का कॉन्जुगेट होगा नेगेटिव ऑफ जेड माइनस आइटा अपॉन जेड प्लस आइटा के। क्यों? बिकॉज आयोटा वाई टाइप के नंबर का कॉन्जुगेट होता है माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा वाई का नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक सही है कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट रिप्लाई करो, कम से कम यस और नो बोलने में तो आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो नो बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन, समझ में आ गया तो yes बोलो। क्लियर है? यस सर। यस सर। और अगर ये क्लियर है तो बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जेड बार माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, जेड बार माइनस आयोटा, और यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा आयोटा माइनस जेड अपॉन आयोटा प्लस जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जेड बार इंटू आयोटा प्लस जेड इंटू जेड बार प्लस आयोटा इंटू आयोटा -1 प्लस आयोटा जेड
इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आयोटा टाइम्स जेड बार माइनस जेड इंटू जेड बार माइनस आयटा इंटू आयटा माइनस आयटा स्क्वायर इज +1 और प्लस आयोटा जेड। यहाँ तक क्लियर है? अब आप देखो तो आयोटा जेड बार से कैंसिल हो गया, आयोटा जेड से कैंसिल हो गया, और आ गया 2 टाइम्स जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 2, तो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, तो मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जेड इंटू जेड बार ही निकालना था, बात खत्म हो गई जी, आंसर आ गया, खुश रहो। ठीक है, सर इसका आंसर 2 दिया हुआ है नीचे। बस चेक कर लो, अगर कहीं मेरे से गलती हुई तो चेक कर लो, जरा देख लो, आपके सामने ही है। आंसर वांसर तो चेंज होता रहेगा बेटा। मिस्टेक है फिर वो, तभी नहीं डाउट। नहीं, तुम एक बार प्रोसीजर भी चेक कर लो बेटा, ऐसे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए ना। आपके सामने सामने जो रखा है, अगर तुम्हें कहीं से मिस्टेक नजर आ रही तो बोलो। नो श्योर। कॉन्जुगेट डिस्प्यूट हुआ, उधर नेगेटिव रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सब कुछ तो वैसे ही आ रहा है। यहाँ -1 उतर गया, +1 हो गया, तो 2 जेड जेड बार का डबल इज 2, तो जेड जेड बार 1 ही आएगा, तो 2 नहीं आएगा, तो बी इज द आंसर। और बोलो, इसके बाद कौन सा था? क्लियर हो गया सबको ना? सभी लोग की बात कंफर्म कर दो। ये एक्सरसाइज कौन सी थी? 4th या 5th? 4th। 4th एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था? 'चलो एनीवे, ठीक है, आगे बताओ। सर 26। 26 तो ठीक ही है, 25 भी पूछ लिया किसी ने। ट्वेंटी फोर तो क्लियर दिख रहा है, जेड जेड बार 1 है, मॉड जेड स्क्वायर 1 है, मॉड जेड 1 है, तो 24 का तो बी आंसर आ गया। 25 is the summation of amplitude of z and another complex number is pi, then other complex number can be written as। मान लो z एक नंबर है और z1 एक नंबर है। आर्ग्यूमेंट समेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू पाई लिखा। इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। या वो भी मत लिखो। अब तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये सब करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? मान लो ये z है, इसका आर्गुमेंट थीटा, और z1 का आर्गुमेंट फाइव, और दोनों के आर्गुमेंट को ऐड करके पाई आ गया। इसका मतलब क्या है कि उसका आर्गुमेंट पाई सर माइनस दूसरा थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा सामने वाले क्वाड्रेंट में होगा। जो अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अपोजिट क्वाड्रेंट में लाई करेगा कैसे? तो जैसे पाई है ना, तो फिर मे बी थर्ड क्वाड्रेंट में। उनके एम्पलीट्यूड का सम पाई है। अगर डिफरेंस पाई होता तो अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाता। द समेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड z1 इज पाई, मतलब उनके एम्पलीट्यूड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
तो z अगर यहाँ है तो थीटा, तो उसका पाई माइनस थीटा होगा एम्पलीट्यूड, ये वाला मतलब यहाँ कुछ होगा ऐसे ऐसे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये यहाँ है तो यहाँ होगा। अब इससे क्या जजमेंट लेते हो वो बताओ। इससे जजमेंट ये होगा कि बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे, देखो ध्यान से, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब है जो रियल पार्ट ऑफ ये z1 है, तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 है x, मान लो ये x प्लस आयटा वाई है, ये नंबर ये वाले, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस आयटा वाई, मतलब ये जेड बार क्या होगा, अगर ये जेड है तो जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा x माइनस आयटा, तो माइनस जेड बार क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आयटा वाई, तो ये z1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड बार। कुछ बात समझ में आई? एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बताऊं? यस सर। दूसरा तरीका ये है कि मान लो z1 का आर्ग्यूमेंट थीटा, नहीं आर्ग्यूमेंट z थीटा मान लो, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक है जी। कैन बी रिटन एज, कैन बी है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अब जरा देखो, तो z1 को क्या लिखोगे, z1 के लिखोगे r इंटू कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, जबकि z को हमने लिखा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हालांकि मैग्नीट्यूड इसका डिफरेंट भी हो सकता है, बट कैन बी रिटन में सेम मैग्नीट्यूड भी मैं ले सकता हूँ। अब कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है, 180 माइनस थीटा का कॉस होता है माइनस कॉस, और यहाँ साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो अब इसमें माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा, तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर कॉमन ले लो तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर टाइम्स कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, ये चीज हो जाएगा जेड बार, तो नेगेटिव ऑफ जेड। बट जब मैं ऐसे करूंगा, देखो तो ऐसे करते समय आपको कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो 2 लेक्चर बाद होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर नहीं, उसके अगले लेक्चर में हम लोग अलाइड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू देखेंगे, तब ये सब में आप कंफर्टेबल हो जाओगे। इसीलिए मैंने पहले इस मेथड से बताया, जिसमें सब सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे ज्योमेट्रिकली देख लिया। ठीक है जी। यस सर। और बोलो। सर हम्म, सर अगर आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट z1 होता है एंड इक्वल टू पाई, तो फिर z1 की Opposite. वैल्यू z बार होती। नहीं माइनस जेड होती है। इधर देखो आप, अभी इतनी बात आपने पूछ लिया है तो फिर आ जाओ, इधर देखो, देखो ध्यान से। एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, 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 ऐसा समझो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस आयटा वाई, तो जेड बार जो होगा वो एक्स माइनस आयटा वाई होगा यहाँ पर, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार
होगा नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, ये तो आपको पता ही है। मतलब आर्ग्यूमेंट जेड और आर्ग्यूमेंट जेड बार का सम 0 होगा। मतलब अगर ऐसा देते कि आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, तब वो कॉन्जुगेट हो जाते हैं। और अगर ये दिया -x प्लस आइटा वाई, तो ये है तुम्हारा माइनस जेड बार, क्योंकि जेड बार ये जेड बार है, और जेड बार का डायगोनली अपोजिट करोगे तो नेगेटिव ऑफ जेड बार आएगा। जब भी किसी नंबर का ओरिजिन में इमेज लेंगे तो उसका नेगेटिव नंबर आएगी, ठीक है। तो ये माइनस जेड बार आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये मान लो Z2 है या Z1 है, आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z इक्वल टू पाई। और ये क्या है, ये है माइनस जेड क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है बेटा, देखो। तो ये आर्ग्यूमेंट कितना है, पाई प्लस थीटा है, क्योंकि ये भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ये पाई प्लस थीटा आर्ग्यूमेंट होगा। मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई, या माइनस आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट जेड पाई। तब Z1 जो है ये होगा माइनस जेड होगा, मतलब जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, डायगोनली अपोजिट। तो ये Okay, जेड sir. है, ये नंबर जेड है, ये नंबर माइनस ऑफ जेड है, ये नंबर जेड बार है, ये माइनस ऑफ जेड बार है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये वाला आर्गुमेंट क्या है, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा और थीटा को ऐड करके पाई आ जाएगा, इसीलिए बोला कि आर्गुमेंट Z1 और आर्गुमेंट जेड को ऐड करके पाई आ जाएगा। और बोलो, इसके बाद कौन सा पूछा था, 26 26 क्वेश्चन देखो क्या है। Z1 Z2 are two complex numbers such that Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2 का mod 1 है, and iota Z1 is k Z2, k some real number है। Then angle between Z1 minus Z2 and Z1 plus Z2 is देखो ध्यान से, थोड़ा सा टिपिकल है, काफी कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसमें। सबसे पहली बात है कि मॉड Z1 माइनस Z2 बाई Z1 प्लस Z2 क्या दिया हुआ इन्होंने, इट इज गिवन एज 1। इसका मतलब है कि Z1 माइनस Z2 का जो मॉड है वो Z1 प्लस Z2 के मॉड के इक्वल है। अब जरा याद करो, जब मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, याद है कि अगर ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये वाली होती है Z1 प्लस Z2 और ये वाली होती है Z1 माइनस Z2। याद आया कुछ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो this is Z1, this is complex number Z2, this is O, मान लो ये A है, मान लो ये B है, ये C है Z1 प्लस Z2, और ये वाला वेक्टर जो आएगा ये BA वेक्टर इज Z1 माइनस Z2। अब BA वेक्टर और OC वेक्टर के का मैग्नीट्यूड सेम इन्होंने बोला, मतलब Z1 माने BA, यहाँ बोल रहे हैं कि BA इज इक्वल टू OC। अब मुझे बताओ कि कौन सा पैरेललोग्राम होता है जिसके डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर दो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल लेंथ के हैं, इसका मतलब है कि वो रेक्टेंगल है। सो OACB is rectangle,
ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि सिचुएशन कुछ ऐसे है जी। अब सिचुएशन कुछ ऐसे है कि ये है तुम्हारा ओ ए, और इसी के 90 डिग्री पर ये है ओ बी, और ऐसा रेक्टेंगल बन रहा होगा ऐसे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो Z1 और ये बीच में एंगल अगर 90 है तो आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर 90 डिग्री से रोटेट हो जाता है, याद है ना? तो यस सर। तो Z2 जो है वो आयोटा Z1 होगा। अगर ये Z1 वेक्टर है, ये Z2 वेक्टर है, तो Z2 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z1। और मैग्नीट्यूड क्या बताता, इन्होंने बोला है, अच्छा इन्होंने बोला भी है, देखो Z2 इज आयोटा Z1 बाई के। बाई के सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप बोलते हो Z2 इज इक्वल टू आयोटा Z1, इसका मतलब है कि Z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड Z1, जो कि सही नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगल हम बोल रहे हैं, हम ये तो नहीं बोल रहे कि स्क्वायर होगा। तो इसलिए Z2 और Z1 ये दोनों साइड के लेंथ इक्वल है, जरूरी नहीं, इन्होंने दिया हुआ है क्या, इन्होंने दिया Z2 इज इक्वल टू आयोटा Z1 बाई के, ये लिखा ना, देखो ध्यान से, Z2 इज इक्वल टू आयोटा Z1 बाई के। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 बाई के। तो मॉड Z2 बाई मॉड Z1 क्या दिया हुआ है, के। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू के दिया हुआ है। मतलब मान लो कि ये लेंथ लैम्डा है, मॉड Z2 इज लैम्डा, या मॉड Z1 इज लैम्डा, तो मॉड Z2 के लैम्डा हो गया। बोलो। यस सर। अब ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पे जवाब। ये वाला वेक्टर जो है ये, दिस वेक्टर इज Z2 माइनस Z1 माइनस Z2, और ये वाला वेक्टर जो है ये वाला, ये वेक्टर है Z1 प्लस Z2। क्या पूछा गया कि एंगल बिटवीन Z1 माइनस Z2 एंड Z1 प्लस Z2, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे, ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल बताओ। ये एंगल कैसे निकलेगा, दोनों डायगोनल के बीच एंगल निकालना है रेक्टेंगल के, कैसे निकलेगा। अब अब तो बताओ यार, अब इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब तो बोलो। एक रेक्टेंगल है जिसकी दोनों साइड का रेशियो दिया हुआ है और डायगोनल के बीच एंगल पूछ रहे हैं, कैसे निकलेगा। हम्म, नहीं समझ में आ रहा है। मान लो ये सर्कल है,
मान लो एक ऐसा रेक्टेंगल है, मान लो ये डायगोनल्स है, मान लो क्या है, डायगोनल के बीच एंगल, ये एंगल मान लो मुझे निकालना है, ये एंगल और इस एंगल का बीच क्या रिलेशन होगा ये बताओ। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. कैसे? Exterior angle. नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं भाई, एक्सटीरियर एंगल से कैसे? चलो आप अगर एक्सटीरियर बोल रहे हो तो कैसे, मुझे समझाओ। मैं तो बोल रहा हूँ कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड at center is double that of at center is double that of circumference। कोई कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी सर्कल के, वो डबल होगा सरकमफरेंस वाले एंगल का। तो अगर ये सरकमफरेंस वाला एंगल थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि ये और ये इक्वल होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, लीनियर पेयर तो ये 2 थीटा। चाहे जैसे कंक्लूड करो यही आएगा, हमें tan 2 थीटा चाहिए। अच्छा देखो, ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, अगर ये लैम्डा है तो ये वाली के लैम्डा है, यही तो लिखा था, ध्यान ध्यान से देखो पिछले डायग्राम पे। Yes, sir. अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे सॉल्व हुआ ध्यान, अब देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पहले। हमें tan 2 थीटा चाहिए, tan 2 थीटा क्या होगा, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला डायगोनल के बीच वाला एंगल। तो tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। sin 2 थीटा किया था 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा किया था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये tan ऑफ 2 थीटा होता है, और अगर आप cos स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। tan थीटा क्या होगा, तो ये एंगल थीटा है, tan थीटा क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाई के लैम्डा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा क्लियरली है लैम्डा बाई के लैम्डा, दैट इज 1 बाई के। तो यहाँ डाल दो जी 2 इंटू 1 बाई के अपॉन 1 माइनस 1 बाई के का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2k अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, या के स्क्वायर माइनस 1। तो tan 2 थीटा इज दिस, तो 2 थीटा क्या आया, tan इनवर्स ऑफ 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। यही एंगल चाहिए था 2 थीटा, ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन डायगोनल इज tan इनवर्स 2k अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। तो आंसर ऑप्शन देखो क्या आया, ये आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो 10वीं तक की ज्योमेट्री है वो भी यूज होगी। ठीक है, तो यूजुअली मैं देख रहा हूँ कि जिन क्वेश्चंस में आप लोग थोड़ा बहुत अड़ रहे हो वो वही है जिसमें ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। हाँ बोलो आकांक्षा बोलो। सर इसका आंसर ना सी और डी वो भी दिया मैं तो -2 tan होंगे, सी और डी भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ITF +2 में जब पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वहां से आ जाएगा। ओके सी सर। सी तो नहीं, इसमें एक डी तो डायरेक्टली आ रहा है, देखो ध्यान से, डी जो है बेटा वो डायरेक्ट भी आ रहा है, देखो ऐसे, कहाँ गया यार, ये देखो थीटा, tan थीटा अगर 1/k है, tan थीटा इज 1/k, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/k। यस सर। तो इसको 2 थीटा में चाहिए ना, तो 2 थीटा हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/k, ऐसे भी लिख सकते यस सर।
तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। और जो एक और पार्ट था उसका ऑप्शन में, वो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री ITF पढ़ना पड़ेगा, तब आएगा। ओके सर। ठीक। और वैसे भी इसमें जो ये तो दिया नहीं कि कौन सा Z1 है कौन सा Z2, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो डायगोनल के बीच दूसरा वाला एंगल है उधर π-2 थीटा वाला, वो निकाल लो, तो वहां से भी आ जाएगा। यस सर। तो जब दूसरा वाला एंगल निकालोगे तो B आ जाएगा, D आ जाएगा, C आ जाएगा, तीनों। मैंने प्रोसीजर बता दिया, एक बार फिर से वर्कआउट कर लेना उस तरह से, ठीक है। ओके सर। ये जितने क्वेश्चन का डाउट आप पूछ रहे हो, इसको एक बार फिर से अपने आप जाके करोगे, तब जा करके आपको कमांड आएगा फिर से। और कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, तो अब एक काम करो, अभी मैं दो चीजें शेयर करूंगा। एक तो जो अभी आज उनकी बैच में जो डाउट लिया गया है, पिनाकल बैच का जो डाउट सेशन है, ठीक है, वो शेयर करूंगा, प्लस एक छोटा सा रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा जिसमें 30 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। उसके अंदर में हमने डिस्कस किया है इवन ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन और पीरियड निकालने का थोड़ा सा तरीका। क्योंकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें आपने देखा होगा टेक्सचुअल एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है जिसमें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, और कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें पीरियोडिक फंक्शन की बात हो रही है ना। तो उस वो वाला जो लेक्चर है उसको देख लेना, 30-35 मिनट का सीन है, क्योंकि +2 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया, उनको बता दिया, तो आपको भी लेक्चर शेयर कर देता हूँ, उसको देख लेना। और उसके बाद वो क्वेश्चन ट्राई करना, अगली क्लास में हम लोग डाउट ले लेंगे उसका। जब ट्रिग्नोमेट्री का डाउट होगा तो डाउट ले लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसमें पूछ लेना, दोबारा बता देना, ठीक है जी। यस सर। क्या क्या मैंने बोला? सर लेक्चर शेयर करोगे 30 to 35 मिनट्स का इवन ऑड फंक्शंस वाला, वो वाला हाँ देखना। हाँ और एक डाउट क्लास है उनकी। हाँ, तो वो इवन ऑड फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन का लेक्चर देख लेना, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चन है उसको कर देना, फिर उसके डाउट लेंगे हम लोग। क्लास के अंदर में भी ले लेंगे, या तो अगली क्लास में ही ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर जो है डाउट सेशन में, जैसा आपको उचित लगेगा, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो अब ये कहाँ तक हो गया? 4 तक हो गया, ठीक है। अब 5th वाली एक्सरसाइज के लिए जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला लेक्चर शेयर किया उसको एक बार देख लेना, फिर अगर बोलोगे तो जरूरत पड़ने पर तो क्लास भी ले लेंगे। और ये 5th वाली एक्सरसाइज में क्लास में करा दूंगा आपको, पता अगले डाउट सेशन में 5वीं एक्सरसाइज में पूरी सॉल्व करा दूंगा। और लेकिन वो लेक्चर आप एक बार देख लेना तब। अगर नहीं मिले आपको, इफ यू नॉट एबल टू ट्रैक आउट दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला लेक्चर, तो मुझे बता देना, तो मैं दोबारा उसको। तो लेट मी क्लोज द कॉल बेटा। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग।